वेलकम बैक बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर आपका स्वागत है। और यहाँ पर आज फिर हम लोग एक बार एक नए क्लास के लिए सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आज आप लोग जान रहे हैं कि आज हम यहाँ पर साइंस की एक बेहतरीन चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोग देखें और उम्मीद है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पर आज तक आप लोगों को जो भी बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के बीच इन सभी समस्याओं को पूरी तरह से दूर करने वाला हूं। तो आज मैं बेहतरीन चीज़ों को आपके बीच बताने जा रहा हूं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर का। तो पूरी तरह से इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। बच्चों, ये विद्युत धारा एक ऐसी चैप्टर है जिसमें कि बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल भी बनते हैं और इसके अलावे कंपटीशन के दृष्टिकोण से इस चैप्टर का बहुत ही महत्व है। इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल भी आते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताने जा रहा हूं और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को मैं बहुत ही आज डिफाइन करने जा रहा हूं, पूरी डीपली डिफाइन करूंगा ताकि आप लोगों को इसमें हर चीज़ से की समस्या आप लोगों की समाप्त हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पर आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझा जाए कि विद्युत धारा होती क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बच्चों, वो होता है आवेश का प्रवाह। तो बच्चों, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें आवेश को समझना होगा। तो आवेश क्या होता है? तो बच्चों, आवेश जिसे हम लोग चार्ज कहते हैं। तो बच्चों, आवेश को समझने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले परमाणु को समझेंगे। तो आप जानते हैं कि जो एक परमाणु होता है, उस परमाणु के ठीक मध्य में एक नाभिक होता है और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। और परमाणु कुल 3 कणों से मिलकर बनता है। और वो 3 कण कौन कौन होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर आपका जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कण से ये परमाणु बनता है और इस परमाणु के मध्य में जो ये नाभिक होता है बच्चों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बच्चों, इस बात को हमेशा जानना है कि नाभिक के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? तो ये बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक गोल रास्ते पर चक्कर लगाता है, जिसका कि एक अलग अलग इसका रास्ता बना होता है, जिसे हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर बच्चों, ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावे इलेक्ट्रॉन इस सेल में चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और यही जो चार्ज होती है बच्चों, जब हम लोग विद्युत धारा को जब हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो इस आवेश की ज़रूरत होती है। तो आइए बच्चों, इसे एक बार समझते हैं हम लोग किस तरह से विद्युत धारा में आवेश का रोल होता है। तो बच्चों, मानकर चलो ये कोई आपकी
इलेक्ट्रिक कोई वायर है जिसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं या चालक कहते हैं। जब इस वायर के अंदर से होकर एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी कि आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है बच्चों? आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मानकर चलो ये एक चालक है, इस चालक तार में मानकर चलो कि हमने Q कूलम्ब आवेश, तो बच्चों यहाँ पर जो आवेश को जो इंडिकेट करते हैं हम लोग बच्चों Q से करते हैं, और आवेश की जो मात्रक होती है वो होती है कूलम्ब। तो जब बच्चों आवेश की प्रवाह की जाती है तो यहाँ पर हमें यह देखा जाता है कि कितने समय में कितनी आवेश प्रवाहित की गई। तो मानकर चलो बच्चों अगर Q कूलम्ब आवेश है और इस आवेश को इस चालक में प्रवाहित होने में यानी कि फ्लो होने में t सेकेंड का समय लगता है, तो मानकर चलो कि अगर आपके 100 कूलम्ब आवेश 10 सेकेंड में इस चालक से प्रवाहित हुआ, तो जब आपके 100 कूलम्ब आवेश 10 सेकेंड में प्रवाहित हुआ तो 1 सेकेंड में बच्चों कितने होंगे आप बता सकते हो? प्रति सेकेंड कितने हो जाएंगे बच्चों? 100/10, यानी कि 10 कूलम्ब हम कह सकते हैं बच्चों 10 कूलम्ब प्रति सेकेंड। तो ये जो 10 कूलम्ब प्रति सेकेंड हुआ, हर सेकेंड 10 कूलम्ब आवेश इस चालक से जा रहा है। तो ये जो बच्चों 10 कूलम्ब प्रति सेकेंड हुआ, इससे ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हम लोग विद्युत धारा को हम लोग कैपिटल I से यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं। अब बच्चों मानकर चलो कोई चालक में Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो गया और आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, और यहाँ पर जो बच्चों ये जो समय यहाँ पर लगा ये t सेकेंड लगा। तो जब हमने 100 कूलम्ब मानी 10 सेकेंड में, तो हमने 100/10 किया, तो हम इसे एक व्यंजक के रूप में जब प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर बच्चों मात्रा तो मालूम नहीं है, तो I बराबर Q/ क्या हो जाएंगे बच्चों? T हो जाएंगे, क्योंकि Q कूलम्ब आवेश t सेकेंड में प्रवाहित हुआ, तो I बराबर कितनी हो जाएगी? जितनी Q होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपने समझा कि I बराबर Q/T किस प्रकार से हुए। तो अब बच्चों हम इसके मात्रक के बारे में बात कर लें। तो I बराबर बच्चों जब Q/T, तो Q जो होता है बच्चों उसकी मात्रक क्या होती है? कूलम्ब, और टाइम की मात्रक हमेशा क्या लेनी है बच्चों? सेकेंड लेनी है। तो आप इसे बच्चों इस प्रकार भी लिख सकते हो, कूलम्ब सेकेंड इनवर्स 1। जब भी बच्चों कोई चीज़ बट्टे में होता है, नीचे होता है, तो हम लोग उसे पावर माइनस में लिखते हैं, जिसे हम लोग इन्वर्स पावर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कूलम्ब प्रति सेकेंड इसे पढ़ा जाएगा। जैसे कि बच्चों मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार बच्चों इसे हम पढ़ेंगे कूलम्ब प्रति सेकेंड। तो बच्चों जो विद्युत धारा की मात्रक होती है वो होती है कूलम्ब प्रति सेकेंड, और इस कूलम्ब प्रति सेकेंड को बच्चों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में हम लोगों ने इसका नाम दिया एम्पियर, और इसे हम लोग करते हैं डिनोट बड़ी ए से। यानी कि बच्चों विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि I बराबर Q/T और I की मात्रक एम्पियर,
तो एम्पियर, तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि कूलम्ब प्रति सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर एम्पियर को हमने ए से सूचित किया, कूलम्ब सी प्रति सेकेंड, या फिर इसे बच्चों हम लोग कूलम्ब प्रति सेकेंड इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसे लिखेंगे। तो बच्चों आपने समझा कि यहाँ पर विद्युत धारा की जो मात्रक होती है वो क्या होती है, आपकी हो जाती है एम्पियर। एम्पियर बराबर कूलम्ब प्रति सेकेंड। तो हम लोग बच्चों कूलम्ब प्रति सेकेंड को किसके बराबर मानते हैं, एम्पियर के बराबर मानते हैं। बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि कूलम्ब प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, तो कूलम्ब प्रति सेकेंड एम्पियर के बराबर होता है। मीन्स बच्चों अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो उम्मीद है बच्चों इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं विभव की। विभव इसे हम लोग बच्चों पोटेंशियल, अंग्रेजी में पोटेंशियल कहा जाता है। अब बच्चों विभव क्या होती है, तो यहाँ पर बच्चों विभव को हम लोग समझते हैं। मानकर चलो बच्चों कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है, और इस आवेश को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बिंदु तक पहले पहुंचाते हैं। मानकर चलो बच्चों हम लोगों ने जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो आती होगी। तो ये जो आवेश होता है बच्चों कहीं ना कहीं किसी बड़े क्षेत्र में उत्पन्न होता है, और जब हम किसी आवेश को एक बिंदु तक लाते हैं बच्चों तो इसे हम लोग जो किया गया यहाँ पर, जो आपका यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होता है, जो किया गया कार्य होता है, उसे ही हम लोग विभव कहते हैं। यानी कि बच्चों एकांक आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है बच्चों उसे हम लोग विभव कहते हैं। तो बच्चों विभव जो होती है, विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, जिसे हम लोग V से सूचित करते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये बच्चों एक तरह की आवेश की मात्रा है जो कि बहुत बड़ी जो होती है वो क्वांटिटी में होती है। तो यहाँ पर बच्चों विभव की परिभाषा जो होती है वो बच्चों जो कार्य होता है आवेश को लाने में उससे दी जाती है। तो आपके जो विभव बराबर होते हैं वो होते हैं कार्य बट्टे आवेश। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग विभव को V से सूचित करते हैं और कार्य आपका हो जाता है W और आवेश आपके हो जाते हैं Q, तो V बराबर बच्चों W बट्टे हो गए Q। यानी कि जो एकांक आवेश को हमने जो अनंत से एक बिंदु तक लाया उसमें जो कार्य हुआ, तो हमने कितना काम किया कितना आवेश को लाने में। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमने 100 जूल काम किया 10 आवेश को लाने में, तो बच्चों यहाँ पर हमने जो 100 कार्य किया 10 आवेश को लाने में, तो यहाँ पर बच्चों जो आपके विभव हुए वो कितने हो गए, 10 वोल्ट हो गए। बच्चों जितनी काम होती है उस काम को हम आवेश से डिवाइड कर देते हैं, वही आपकी विभव होती है। तो V बराबर बच्चों W बट्टे Q। और बच्चों आपने जाना कि V जो वोल्ट है, तो वोल्ट बराबर आपने जाना बच्चों कि कार्य की मात्रा क्या होती है बच्चों,
कार्य की मात्रक होती है जूल। कार्य की मात्रक होती है जूल प्रति, और जो आवेश की मात्रक होती है वो कूलॉम या कूलम्ब होती है। तो बच्चों वोल्ट बराबर क्या हो गए, जूल प्रति कूलम्ब, यानी V बराबर J कूलम्ब C जूल प्रति कूलम्ब। बच्चों इसे ऐसे लिखेंगे। तो यानी कि बच्चों जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर हो गया, वोल्ट के बराबर हो गया। तो विभव की मात्रक जो होती है बच्चों वो होती है वोल्ट, और वोल्ट किसके बराबर हुआ बच्चों, जूल प्रति कूलम्ब के बराबर हो गया। यानी कि जितनी जूल कार्य हुई कितने आवेश को लाने में, उसको हमने डिवाइड कर लिया। तो जो मात्रा आती है बच्चों उसे हम लोग वोल्ट की परिभाषा देते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों विभव की। विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश हो गए। अब इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है हमारा विभवांतर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं विभवांतर की बात करेंगे, जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों हमने क्या किया, जो आवेश की मात्रा थी उसे पहले हमने एक बिंदु तक लाया था। तो बच्चों सबसे पहले लोग क्या करते हैं, क्योंकि जहां से आवेश की मात्रा बड़ी होती है उसे हम लोग सबसे पहले किसी बड़े भारी ट्रांसफार्मर पर लाते हैं, और वहां से हम इसे छोटे छोटे रूप में डिवाइड करके बच्चों अपने उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब इसे छोटे छोटे सब स्टेशन यानी पावर ग्रिड में पहुंचाते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच जब इसका जो डिफरेंस होता है बच्चों उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच जो बच्चों विभव का अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। और बच्चों विभवांतर जो होता है उसकी मात्रा होती है सीमित और विभव की मात्रा असीमित होती है। तो हम लोग यहाँ पर विभवांतर का ही इस्तेमाल अपने कार्यों में करते हैं, क्योंकि बच्चों विभव से हम काम नहीं कर सकते, इसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और इसे छोटे छोटे पार्ट में बदल देते हैं और इसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो बच्चों विभव और विभवांतर एक ही चीज़ है, सिर्फ फर्क है मात्रा की, बड़ी और छोटी। इसका भी मात्रक बच्चों वोल्ट ही हो जाएगा। विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए दोनों की मात्रक यहाँ पर वोल्ट ही होती है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया विभव और विभवांतर की मात्रक वोल्ट। तो बच्चों विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है, विभव और विभवांतर में अंतर यही है बच्चों कि जो विभव होती है उसे हम लोग अनंत से एक बिंदु तक लाते हैं, और विभवांतर जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। विभव की मात्रा जो होती है बच्चों वो बहुत बड़ी होती है, विभवांतर की मात्रा जो होती है वो बच्चों कम होती है, पर दोनों का मात्रक वोल्ट ही होगा क्योंकि दोनों सेम यूनिट होती है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसे भी समझ लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि आपने जब चालक के बीच अब इस धारा का प्रवाह शुरू हो गया, तो अब बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ का पालन होता है। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम क्या है बच्चों कि जब किसी कंडक्टर यानी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जब बच्चों इससे फ्लो होता है, तो ये जिस पदार्थ का ये चालक बना होता है, मानकर चलो ये लोहे का हो या एल्युमिनियम का हो
या फिर चांदी का हो या तांबे का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो बच्चों इसका जो ये पदार्थ होता है बच्चों, ये पदार्थ जो होता है, ये पदार्थ इस इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है उसका रेजिस्टेंस करता है बच्चों, उससे रोकता है। ये चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसे प्रवाह होने से रोकता है, और उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहेंगे बच्चों? प्रतिरोध कहेंगे, जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध बच्चों, तो प्रतिरोध क्या होती है बच्चों? मान कर चलो, ओम का नियम क्या कहता है बच्चों कि जब हम लोग एक निश्चित ताप पर, मानकर चलो बच्चों इस कंडक्टर का टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर बदलने से इलेक्ट्रिक करंट पर प्रभाव पड़ता है। तो जब इसका ताप कांस्टेंट रहेगा तो निश्चित ताप पर जब हम चालक के इसके बीच से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके बीच जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है बच्चों। यहाँ पर जो आपका ये वोल्टेज होता है बच्चों, यानी कि विभव, वो प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यानी कि बच्चों ये भी प्रोपोर्शनल टू आई, और बच्चों यहाँ पर ही ये जो दोनों का रेशियो होता है भी बट्टे आई, उसी रेशियो की जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम लोग आर के नाम से जानते हैं प्रतिरोध। यानी कि यही वो प्रतिरोध है जो अलग अलग पदार्थ में अलग अलग तरह से रेजिस्ट करता है। तो ये आर जो होती है उसकी वैल्यू भी और आई के अनुपात के बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ पर आर बराबर भी बाई आई, इसे ओम का नियम कहते हैं बच्चों। और ओम का जो मात्रक होता है प्रतिरोध का वो ओम ही होता है बच्चों। और जो आपके यहाँ पर भी हैं विभवांतर की मात्रक वोल्ट, और प्रति आई की मात्रा जो होती है बच्चों एम्पियर होती है। तो आपके ओम जो हो गए वो हो गए बच्चों वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि ओम बराबर हो जाते हैं आपके बच्चों वोल्ट प्रति एम्पियर। यानी कि बच्चों वोल्ट प्रति एम्पियर किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है। तो इसलिए बच्चों आर बराबर भी बट्टे आई। तो यहाँ से आपने जाना बच्चों कि प्रतिरोध का जो सूत्र होता है आर बराबर होता है भी बट्टे आई। तो यहाँ बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। हमने बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आवेश के बारे में जाना, और आवेश के प्रवाह से किस प्रकार विद्युत धारा बनती उसे जाना। हमने यहाँ पर बच्चों विद्युत धारा का सूत्र प्राप्त किया, और बच्चों हम लोगों ने जो विभव के बारे में जाना, विभव की जो परिभाषा है विभव का सूत्र हमने प्राप्त किया। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने विभवांतर को जाना, और उसके बाद बच्चों हमने ओम के नियम को भी जाना। तो ओम का नियम आर बराबर बच्चों भी बट्टे आई होती है। तो आइए बच्चों अब इस सभी सूत्र की प्रयोग करके हम लोग कुछ एक दो न्यूमेरिकल प्रश्न को बनाते हैं। अब आपके स्क्रीन पर बच्चों यहाँ पर एक सवाल दिख रहा है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में निकालना है बच्चों। तो आइए बच्चों फटाफट इस हिसाब को बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। आपके यहाँ पर टाइम दे दी गई है, तो सबसे पहले बच्चों आपको सारे वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर नोट कर देने हैं कि आपके टाइम हो गए 0.5 सेकेंड, और 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। इसका मतलब बच्चों जो Q है वो Q आपके हो गए 2 कूलम। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा बच्चों, आपसे I क्या होगा ये निकालने आपसे कहा जा रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है बच्चों, I बराबर होता है Q बाई T। तो बच्चों यहाँ पर Q आपके है 2 कूलम, और आपके जो यहाँ पर बच्चों टाइम है वो है 0.5 सेकेंड। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है
कि हमेशा टाइम की जो यूनिट होगी वो सेकेंड ही होगी। आपको हमेशा जब भी विद्युत धारा का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन करना है तो टाइम को सेकेंड में लेना है। तो अब बच्चों यहाँ पर सेकेंड में समय दी गई है, तो हमने पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर 0 आ गए, तो 5 चौके 20। तो बच्चों यहाँ पर जो विद्युत धारा का मान हो गया वो आपके हो गए 4 एम्पियर। ये हो गए आपके सही जवाब। तो बच्चों बहुत ही आसान थी। जब आपने सूत्र प्राप्त कर लिया I बराबर Q/T, तो आसानी से इस सवाल को आप हल कर लेंगे। तो बच्चों बढ़ते फिर से अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर यदि किसी चालक में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, तो बच्चों अब हमको समझना है एम्पियर से ये मिली एम्पियर क्या है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो मिली होती है बच्चों 10⁻³ को हम लोग मिली कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 10 मिली एम्पियर धारा है, तो I बराबर आपके हो गए 10 × 10⁻³ एम्पियर। इसके बाद बच्चों आपको प्रवाहित करने पर सिरों पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी बच्चों V। तो V बराबर आपके कितने हो गए बच्चों 2.5 वोल्ट हो गए। तो चालक का प्रतिरोध आपसे ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस R = वाट। तो बच्चों आपने जाना कि R बराबर क्या होते हैं, R बराबर होते हैं V/I। तो यहाँ पर आपने V का मान 2.5 और बट्टे 10 × 10⁻³ तो जब बच्चों आपके यहाँ पर 10⁻³ और इस पॉइंट को यहाँ से बच्चों हम लोग नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर बच्चों आपके आ जाएंगे 100। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसे 25/100 इसे हमने अलग कर लिया, और 10⁻³ को जब बच्चों हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर से यहाँ पर माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों जब इस 25/100 को हमने पॉइंट में बदल दिया तो 0 पॉइंट हो जाएंगे 25 × आपके 10⁻³ तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 250 ओम। तो बच्चों ये आपके हो गए सही जवाब, यानी कि चालक तार का जो प्रतिरोध यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा 250 ओम। तो मिली एम्पियर क्या होता है बच्चों, इसे आप लोगों ने समझ लिया। तो 250 ओम हो गए बच्चों यहाँ पर प्रतिरोध का मान। बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आपसे दिया गया 5 वोल्ट की बैटरी। तो सबसे पहले बच्चों आपकी यहाँ पर जो V है वो आपकी दे दी गई 5 वोल्ट कि चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो I बराबर आपके हो गए बच्चे 2 एम्पियर। तो यहाँ पर चालक का प्रतिरोध यानी कि फिर से आपने क्या निकाला बच्चों, R बराबर वाट। तो आप जानते हैं बच्चों कि R बराबर क्या होती है, V/I। तो V आपके कितने हो गए बच्चों 5 और आपके I कितने हो गए बच्चों 2। तो 5/2 यानी कि 2.5 ओम। ये आपके हो गए आंसर। फिर से बच्चों एक अगले सवाल की ओर। यहाँ पर बच्चों आपसे दी गई है कि 100 मीटर लंबे टेलीफोन तार से 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है, तो तार का प्रति मीटर प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको तार की लंबाई दी गई है L = 100 मीटर। बच्चों इस लंबाई से भी आप लोगों को घबराना नहीं है, इस लंबाई का काम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर धारा की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, 0.1 एम्पियर दी गई है और उसके सिरों के बीच कितनी बैटरी जोड़ी गई है, 12 वोल्ट, यानी V आपके हो गए 12 V। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो टोटली प्रतिरोध है वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, R बराबर वाट। तो R बराबर बच्चों हो जाते हैं V/I। तो यहाँ पर बच्चों V की वैल्यू है 12
और आई की वैल्यू है 0.1। जब बच्चों यहाँ से पॉइंट आप हटाएंगे तो आपकी हो गई 120 ओम। तो ये बच्चों 100 मीटर की पूरी तार के अंदर 120 ओम की प्रतिरोध काम कर रही है। तो बच्चों अब लोगों को प्रति मीटर प्रतिरोध निकालना है। तो 1 मीटर में जब लोग निकालेंगे बच्चों तो ये 120 तो 100 मीटर की है, तो 120/100 अब लोग इसे कर देंगे तो इक्वल टू बच्चों हो जाएंगे आपके 1.2 ओम। ये आपके हो जाएंगे बच्चों प्रति मीटर का प्रतिरोध। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। लंबाई से घबराना नहीं बच्चों, सबसे पहले टोटली प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, उसके बाद से लंबाई में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब अगला सवाल यहाँ पर बच्चों है कि एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। तो सीधी बात है बच्चों, आपके यहाँ पर वोल्ट मीटर यानी भी आपके हो गए 10 वोल्ट। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो आई बराबर आपके बच्चे हो गए 0.05 एम्पियर। तो इसका प्रतिरोध फिर से बच्चों आर ही निकालना है। तो आप लोग बच्चों जान रहे हैं, अब आसानी से आर बराबर हो जाते हैं बच्चों V/I। तो यहाँ पर बच्चों भी आपके हो गए 10 और आपके आई हो गए 0.05। तो हमने बच्चों पॉइंट को उड़ाया तो ऊपर यहाँ पर 2 0 आ गए और इसे हमने 5 से पूरा कटा दिया तो बच्चों हो गए 200। तो आर यहाँ पर बच्चों हो गए 200 ओम। ये आपके हो गए आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आज के इस क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ों को सीखा। अब यहाँ पर बच्चों एक और सवाल देख रहे हैं, एक परिपथ में लगे ए मीटर का माप है 0.6 एम्पियर। तो बच्चों ए मीटर जो है, ए मीटर मीन्स जिससे हम लोग धारा को मापते हैं। तो बच्चों यानी कि जब भी ए मीटर का माप हुआ तो इसका मतलब ये आई की वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू हो गई 0.6 एम्पियर। यदि परिपथ में लगे एक चालक का प्रतिरोध है 12 ओम, तो यहाँ पर बच्चों आपसे आर दे दिया गया है 12 ओम। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करनी है तो V = वाट। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि आई बराबर जो होते हैं बच्चों वो यहाँ पर आपने जाना कि बच्चों जो आर बराबर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों V/I होते हैं। तो जब बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V की वैल्यू निकालनी है तो V = आपके क्या हो जाएंगे बच्चों IR हो जाएंगे। तो यहाँ पर I की वैल्यू हो गई 0.6 और इंटू हो गए बच्चों R हो गए 12। तो 12 × 72 यानी कि 7.2 वोल्ट आपके विभवांतर वहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका सही जवाब। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के इस क्लास से आप लोगों ने बहुत चीज़ों को सीखा और विद्युत धारा के बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज दी गई, कंसेप्चुअल बातें बताई गई। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए बच्चों। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो बच्चों अब इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्लास को लेकर हम लोग इससे भी अच्छे न्यूमेरिकल प्रश्न और बेहतरीन चीज़ों को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इस क्लास में बच्चों इतनी बात है। तो तब तक के लिए अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।